हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, इस बार चैनल पर मैं शुरू करने जा रहा हूं अनिल मोहन की ताज सीरीज़, जिसमें 3 नॉवेल हैं। जीत का ताज, ताज के दावेदार और कौन लेगा ताज। ये नॉवेल भी देवराज चौहान और मोना चौधरी के पूर्व जन्म में जाने की कहानी है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस ज़बरदस्त नॉवेल को, जिसका नाम है जीत का ताज। फुटपाथ पर चलते चलते एकाएक मोना चौधरी के कदम जड़ हो गए। उसने आगे बढ़ना चाहा, परंतु कदम थे कि जैसे ज़मीन से चिपक गए थे। मोना चौधरी ने पुरजोर कोशिश की कि कदमों को उठाकर आगे बढ़ाए, लेकिन टांगें हिलने का नाम तक नहीं ले रही थी। मोना चौधरी बौखला उठी। वह समझ ना पाई कि उसे क्या हो गया है। आसपास जाते लोगों पर निगाह मारी। लोग अपने काम में व्यस्त तेजी से आ जा रहे थे। मोना चौधरी ने पुनः पाँव उठाने की कोशिश की, लेकिन सफल नहीं हो सकी। वो उसी तरह जड़ खड़ी रही। हाथ, सिर, गर्दन, हर हिस्सा जिस्म का हिल रहा था, परंतु कदम हिलने उठने को तैयार नहीं थे। मोना चौधरी के चेहरे पर से कई रंग आकर गुजर गए। मस्तिष्क ने जैसे काम करना बंद कर दिया। कोई सामान्य बात, हादसा होता तो वो निपट लेती, लेकिन ये तो सरासर असामान्य बात थी। जैसे चुंबक के साथ लोहा चिपक जाता है, कुछ ऐसे ही उसके पाँव जमीन से चिपके हुए थे। मोना चौधरी ने गर्दन घुमाकर पीछे सड़क के किनारे पर खड़ी कार पर निगाह मारी, जिसमें से वो निकलकर आगे बढ़ी थी और जिसकी ड्राइविंग सीट पर नीलू महाजन मौजूद था। महाजन की निगाह उस पर पड़ चुकी थी। मोना चौधरी के रुकने को उसने कोई खास तवज्जो नहीं दी थी। होगी कोई वजह रुकने की। उसने सिगरेट सुलगाई, 2-3 कश लिए तो मोना चौधरी को पुनः वहीं खड़े पाया। इस बार वो गर्दन घुमाकर उसकी तरफ देख रही थी। महाजन की आंखें सिकुड़ी। वो कार से बाहर निकला। नज़रें मोना चौधरी की तरफ थी। उसे अपनी तरफ देखते पाकर मोना चौधरी ने हाथ के इशारे से उसे पास आने का इशारा किया। हैरत और उलझन में पड़ा महाजन जल्दी से मोना चौधरी के पास पहुंचा। क्या बात है बेबी, तुम? महाजन ने कहना चाहा। महाजन। मोना चौधरी होंठ सिकुड़कर अजीब से लहजे में कह उठी। मुझसे चला नहीं जा रहा क्या? महाजन के चेहरे पर अजीब से भाव आए। मेरे कदम जड़ हो गए हैं, जैसे ज़मीन से चिपक गए हूँ। मोना चौधरी के चेहरे पर उलझन भरे भाव नाच रहे थे। मैं चल नहीं पा रही। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया बेबी, ऐसा कैसे हो सकता है? महाजन मुस्कुराया। मोना चौधरी ने अपने अंदाज में महाजन को घूरा। मैं जो कह रही हूँ उस पर विश्वास करो। मोना चौधरी की आवाज़ में तीखापन था। महाजन ने होंठ सिकुड़कर मोना चौधरी को सिर से पांव तक देखा। मोना चौधरी इस वक्त स्कर्ट और टॉप में थी और बेइंतहा खूबसूरत लग रही थी। मोना चौधरी के हाव भाव से उसे ऐसा नहीं लगा जैसे वो मजाक कर रही हो। महाजन ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। मेरा हाथ पकड़ो बेबी। मोना चौधरी ने उसका हाथ पकड़ा। महाजन ने मोना चौधरी को आगे खींचा, लेकिन वो आगे तो झुकी, परंतु पाँव वहीं वैसे ही फुटपाथ की ज़मीन पर चिपके रहे। महाजन ने पुनः कोशिश की, परंतु कोई फ़ायदा नहीं हुआ। हक्के बक्के से महाजन की आंखें फैल गईं। करीब से गुजरते लोगों ने ये सब देखा तो वो भी रुककर मामला समझने लगे। ये क्या हुआ बीबी? महाजन के होठों से किसी तरह निकला। मैं खुद नहीं समझ पा रही कि मेरे कदम ज़मीन से क्यों चिपक गए हैं। बेबसी से मोना चौधरी के होंठ भिज गए। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ। महाजन को तो ये भी समझ में नहीं आया कि जवाब में क्या कहे। आसपास बढ़ रही भीड़ में से एक व्यक्ति कह उठा, इस पर कोई भूत प्रेत का साया आ गया है। कितनी खूबसूरत है, एक युवक बोला। भूत प्रेत तो पकड़ेंगे ही। मोना चौधरी और महाजन की नज़रें मिली। दोनों सख्ते की इसी हालत में थे कि क्या हो गया है और अब क्या किया जाए। वो सड़क पार एक तांत्रिक का ठिकाना है, अन्य आवाज़ आई। तांत्रिक को बुला लो, शायद वो ठीक कर दे। मुझे तो ये ऊपरी हवा लग रही है। जितने मुंह उतनी बातें। ज़्यादातर लोग मोना चौधरी की खूबसूरती देखने में व्यस्त थे। लाऊं बेबी तांत्रिक को? क्या पागलों वाली बातें कर रहे हो? मोना चौधरी झल्लाई। मैं नहीं मानती इन सब बातों को। क्यों मेरा तमाशा बनाने की कोशिश कर रहे हो? तमाशा तो तुम बन चुकी हो। महाजन ने वहाँ इकट्ठी होती जा रही भीड़ को देखा। अभी तो ये शुरुआत है। अगले 10 मिनटों में यहाँ इतने लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि सड़क का ट्रैफिक जाम हो जाएगा। फिर पुलिस आएगी भीड़ को हटाने के लिए। उसके बाद क्या होगा तुम समझ ही सकती हो। बात विश्वास या ना विश्वास की नहीं है, बात तो मामला ठीक होने का है। मोना चौधरी होंठ भींच कर रह गई। अभी आया, कहते हुए महाजन ने भीड़ में से रास्ता बनाया और निकल गया। मोना चौधरी भीड़ की चुपती निगाहों को बर्दाश्त करने लगी। लोग खुद हैरान थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पाँव ज़मीन से चिपक जाएं और उठे नहीं। 10 मिनट बाद नीलू महाजन लौटा। उसके साथ बूढ़ा व्यक्ति था, करीब 80 बरस का, जिसने गले में कई तरह की मालाएं डाल रखी थी। सिर और दाढ़ी के बाल सफ़ेद थे। माथे पर राख का तिलक लगा रखा था। बदन पर धोती के अलावा कुछ नहीं था। उसकी आंखों में अजीब तरह का तेज महसूस हो रहा था। उसके आते ही लोग पीछे हो गए। तांत्रिक ने मोना चौधरी के पाँव को घूरा। करीब आधा मिनट इसी में गुजर गया। फिर वो आगे बढ़ा और नीचे झुकते हुए मोना चौधरी के पाँव को सूंघा।
उसके बाद सीधा खड़ा हुआ तो उसका चेहरा सुर्ख बना धड़क रहा था। लड़की, तेरे पाँव को मंत्रों से बांध दिया किसी शैतान ने। तांत्रिक की आवाज़ मोटी और सख्त थी। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। हो सकता है तुम झूठ कह रहे हो, मोना चौधरी बोली। बेवकूफ़, तांत्रिक दहाड़ा, मुझ पर शक मत कर। तभी महाजन कह उठा, तांत्रिक बाबा, आप इसे ठीक कर दीजिए। वो तो करूँगा, अभी करूँगा। तांत्रिक की आवाज़ में गरज थी। मैं इसके पाँव से मंत्रों के बंधन खोल दूंगा और ऐसा ताबीज़ दूंगा कि फिर कोई ये काम न कर सके। कहने के साथ ही तांत्रिक ने अपना हाथ आसमान की तरफ उठाया और आंखें बंद करके बड़बड़ाने लगा। लोग हैरानी और उत्सुकता से यह सब देख रहे थे। जो हो रहा था वो उनके लिए तो अजब तमाशा ही था। ऐसी बातें किताबों में पढ़ी थी, परंतु आंखों के सामने पहली बार हो रहा था। तांत्रिक ने बड़बड़ाना बंद किया, आंखें खोली, आसमान की तरफ उठा रखा हाथ नीचे किया तो मुट्ठी में राख दबी हुई थी। इस वक्त उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थीं। उसकी निगाह मोना चौधरी के पांव पर जा टिकी और धीमे स्वर में वो बड़बड़ाने लगा। दूसरे ही पल मुट्ठी में दबी राख को मोना चौधरी के पांव की तरफ फेंक दिया। मोना चौधरी को अपने शरीर में करंट और ज़बरदस्त झटका लगा। वह ज़ोरों से हिली, परंतु फौरन ही संभल गई। साथ ही उसे लगा जैसे पाँव ज़मीन से अलग हो गए। मोना चौधरी ने अपना पाँव उठाया तो उठ गया, दूसरा भी उठाया तो वो भी ठीक था। मोना चौधरी 2 कदम आगे बढ़ी। सब कुछ ठीक हो चुका था। वहाँ खड़े लोगों के सर गूंजने लगे, शोर सा पड़ गया। मोना चौधरी के चेहरे पर अजीब से भावों के साथ मुस्कान उभरी। खुशी की वजह से महाजन के होठों से हंसी निकल पड़ी। लड़की, मेरे साथ आ डेयरी पर, तेरे को ताबीज़ देता। तांत्रिक अपने शब्द पूरे नहीं कर सका। ऐसा लगा जैसे हवा का तेज झोंका आया हो। तांत्रिक अपनी जगह से उछला और 6-7 कदम दूर लोगों की भीड़ पर जा गिरा। वहाँ चीखो पुकार मच गई। इसके साथ ही मोना चौधरी के पांव पुनः जड़ हो गए। महाजन, मोना चौधरी तीखे स्वर में बोली। मेरे कदम फिर ज़मीन से चिपक गए। महाजन चौंका, दूसरे ही पल नीचे गिरे पड़े, तांत्रिक की तरफ लपका। पलों में ही वहाँ का माहौल अजीब सा हो गया। तभी मोना चौधरी को लगा उसकी दोनों बाहें भी जड़ हो गई हैं। फिर उसने महसूस किया कि उसकी गर्दन नहीं हिल रही। उसने मुंह खोलना चाहा तो जबड़ा भी अपनी जगह स्थिर हो चुका था। सिर्फ आंखें थी जो हिल रही थीं। सब कुछ देख रही थी और दिमाग काम कर रहा था। दूसरे ही क्षण लोगों ने जो देखा वो उनकी रूह फना कर देने के लिए काफ़ी था। जैसे धुआं हवा में घुलकर गुम हो जाता है, ठीक उसी तरह मोना चौधरी का शरीर धुआं बनते बनते सेकंडों में हवा में घुलकर गायब होता चला गया। मोना चौधरी का शरीर गायब हो चुका था। जहाँ वो अभी खड़ी थी वो जगह खाली थी। लोगों के मुंह से चीखें तक निकल गईं। सब हैरानी से उसकी जगह को देखते रहे जहाँ मोना चौधरी खड़ी थी। महाजन हक्का बक्का अजीब सी हालत में आंखें फाड़े रह गया। तांत्रिक के चेहरे पर अजीब से भाव आकर ठहर गए थे। वो लड़की कहाँ गई? गायब हो गई। हे भगवान, मैं घर जाकर अपनी बीवी को बताऊंगा तो वो मुझे पागल कहने लगेगी। पहले ही वो बात बात पर मुझे पागल कहती है। आज तो उसे विश्वास सी हो जाएगा कि मैं पक्का पागल हूँ। जितने मुँह उतनी बातें फिर सुनाई देने लगीं। महाजन ने घबराकर तांत्रिक को देखा। वो कहाँ गई? महाजन के होठों से निकला। कह नहीं सकता। तांत्रिक गंभीर था। क्या मतलब? वो जिसने उस लड़की पर वार किया है वो बहुत बड़ी ताकत का मालिक है, बड़ी शक्तियों का मालिक है। कमज़ोर होता तो मेरी काट के बाद वो कुछ न कर पाता। अपनी जादुई शक्तियों के दम पर उसने लड़की को गायब कर दिया है। तांत्रिक शांत गंभीर स्वर में बोला। माफ़ करना नौजवान, मैं लड़की को बचा नहीं सका। मेरी ताकत उस वार करने वाले से बहुत कम है। मोना चौधरी को खुद नहीं मालूम हुआ कि क्या हो रहा है। उसने खुद को इतनी तेज़ हवा में उड़ते महसूस किया कि स्वयं को शून्य में महसूस करने लगी। दिमाग चल रहा था, परंतु परंतु अपने ही दिमाग की सोचें वह नहीं समझ पा रही थी। खुली आंखों के सामने से अंधेरा ही रहा। जाने कब उसके शरीर को हल्का सा झटका लगा। पाँव को उसने जैसे ज़मीन पर महसूस किया। दिमाग की सोचें अभी भी बेलगाम थी। आंखों के सामने जैसे किसी ने काला पर्दा डाल रखा हो। एकाएक उसे जोरों की बिजली चमकती महसूस हुई और इसके साथ ही उसके शरीर का हर हिस्सा ठीक से काम करने लगा। मस्तिष्क की बेलगाम सोच उसके काबू में आ गई। आंखों से सब कुछ स्पष्ट नजर आने लगा। अब कदम ज़मीन से नहीं चिपके हुए थे। मोना चौधरी की आंखें हर तरफ घूमने लगी। दिमाग तेजी से सोच रहा था कि इस वक्त वह कहाँ है, उसके साथ वह हरकत किसने की। वह बंजर ज़मीन पर खड़ी थी। छोटे छोटे पत्थर आसपास फैले हुए थे, परंतु कई जगह हरे घने पेड़ स्पष्ट नजर आ रहे थे। हवा की नमी में मोना चौधरी ने महसूस किया कि पास ही कहीं पानी है। वो सुनसान जगह थी, कोई भी नज़र नहीं आ रहा था। कई मिनटों तक मोना चौधरी उलझन में वहीं खड़ी रही। उसी पर उसके कानों में फुसफुसाती हुई आवाज़ पड़ी, आगे बढ़ो, सीधा चलो। मोना चौधरी ने फौरन गर्दन घुमाकर आसपास देखा, वहाँ कोई नहीं था। मुझसे मिलना है तो आगे बढ़ो, वही आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। आगे नदी बह रही है, नदी के किनारे आगे बढ़ो, मैं मिल जाऊंगा। मोना चौधरी के चेहरे पर ढेर सारी उलझन आ ठहरी।
वह समझ नहीं पा रही थी कि क्या हो रहा है। अगर कोई सामने होता तो मामला दाएं बाएं हो गया होता। मनी मन फैसला करके मोना चौधरी आगे बढ़ी। वहाँ तेज़ धूप फैली हुई थी। जब वो पेड़ की छाया में से गुजरती तो 2 पलों के लिए राहत मिलती। 5 मिनट चलने के बाद ही मोना चौधरी नदी के किनारे पर पहुंच गई। नदी में बहुत ही साफ पानी बह रहा था। वह सिर्फ 5 फीट गहरी थी और नदी का तल शीशे की तरह चमकता नजर आ रहा था। नदी में पड़े पहाड़ी पत्थर की किन्हीं नगीनों की तरह चमक रहे थे। अब यहाँ से नदी के किनारे किनारे आगे बढ़ो, मैं मिलूंगा। आवाज़ पुनः कानों में पड़ी। मोना चौधरी ने फौरन आसपास देखा। पहले की तरह वहाँ कोई नहीं था। होंठ सिकोड़े, चेहरे पर उलझन के भाव समेटे वो आगे बढ़ने लगी। वो जो कोई भी था उसके लिए मन में उत्सुकता आ चुकी थी कि आखिर वह है कौन, उससे चाहता क्या है। नदी के किनारे किनारे मोना चौधरी आगे बढ़ती रही। नदी से आती ठंडक धूप की गर्मी से काफ़ी हद तक राहत दिलवा रही थी। बीच में रुककर मोना चौधरी ने नदी के स्वच्छ पानी से हाथ धोने के बाद पानी भी पिया। उसके बाद पुनः आगे बढ़ने लगी। 15 मिनट चलने के पश्चात वो ठिठकी, निगाहें सामने जा टिकी। वहाँ बहुत ही करीने से छायादार पेड़ गोलाई में लगे थे। पेड़ों का काफ़ी बड़ा गोल दायरा था। उस दायरे के बीच मखमली हरी घास बिछी नजर आ रही थी और उस घास के बीच मीडियम साइज का घास फूस का ठीक ठाक से नजर आने वाला झोपड़ा बना हुआ था। मोना चौधरी कई पलों तक वहीं खड़ी उस झोपड़ी को देखती रही। इसी झोपड़ी में मैं हूँ। कानों में वही फुसफुसाती आवाज़ पड़ी, आ जाओ। मोना चौधरी के होंठ सिकुड़े। फिर सतर्क ढंग से कदम झोपड़े की तरफ बढ़ा दिए। झोपड़े के पास पहुंचकर वो ठिठकी। झोपड़े का दरवाज़ा बंद था। मोना चौधरी ने दरवाजे पर हाथ रखकर उसे ढकेला तो वो खुलता चला गया। मोना चौधरी सावधानी से भीतर प्रवेश कर गई। झोपड़ी में पर्याप्त रोशनी हो रही थी। रोशनी कहाँ से आ रही थी मालूम नहीं हो पा रहा था। झोपड़े के फर्श पर बड़े बड़े पत्ते पड़े थे जो सूख कर कड़क हो रहे थे और झोपड़े के बीचों बीच से देखकर मोना चौधरी चिहुक उठी। हैरानी से आंखें फाड़े देखती रह गई। कई पलों तक वो बुत की तरह खड़ी रही, जैसे विश्वास न आ रहा हो और विश्वास न करने वाली भी कोई बात नहीं थी। वो फकीर बाबा था। समाधि लगा रखी थी उसने और समाधि की मुद्रा में ज़मीन से करीब 1.5 फुट ऊपर हवा में था। उसके सिर के बालों का बुरा हाल हो रहा था। वो कुछ इस तरह आगे आ रहे थे कि चेहरा आधा छिप गया था। चेहरे को दाढ़ी ने काफ़ी हद तक छिपा लिया था। शरीर पर सिर लंगोट बंधा था और उसके शरीर के गिर्द मकड़ियों के जाले लगे हुए थे। जालों पर मकड़ियाँ जल रही थीं। शरीर जैसे धूल से अटा पड़ा था। फ़कीर बाबा को इस हालत में देखती रह गई मोना चौधरी। फ़कीर बाबा के बारे में जानने के लिए पढ़ें देवराज चौहान एवं मोना चौधरी सीरीज़ के पूर्व प्रकाशित उपन्यास हमला एवं जालिम। मोना चौधरी को समझते देर न लगी कि फ़कीर बाबा ने ही अपनी शक्ति के दम पर उसे यहाँ बुलवा लिया है। फ़कीर बाबा की शक्तियों का चमत्कार वो पहले भी देख चुकी थी, लेकिन इस वक्त तो फ़कीर बाबा समाधि में थे। मोना चौधरी ने जाने क्या सोचकर फ़कीर बाबा को डिस्टर्ब नहीं किया और नीचे पड़े डंडी वाले सूखे पत्ते को उठाकर उसने फ़कीर बाबा के शरीर के गिर्द लिपटे जालों को हटाने लगी। मोना चौधरी ने अच्छी तरह जालों को हटाया था। इतना तो वो महसूस कर चुकी थी कि काफ़ी लंबे समय से फ़कीर बाबा समाधि में, तभी उनके शरीर का यह हाल हो रहा था। जब इस काम से फुर्सत पाकर मोना चौधरी हटी तो जोरों से चौंकी। फ़कीर बाबा की आंखें खुल चुकी थी। वो उसी मुद्रा में बैठा शांत निगाहों से मोना चौधरी को देख रहा था। मोना चौधरी भी गंभीर भाव से फ़कीर बाबा को देखती रही। कैसी हो मिन्नो? फ़कीर बाबा के होंठ हिले। ठीक हूँ फ़कीर बाबा, मोना चौधरी बोली। इसके साथ ही मोना चौधरी ने देखा फ़कीर बाबा का हवा में उठा हुआ शरीर धीमे धीमे नीचे आया और ज़मीन से आ लगा। इसके साथ ही समाधि की मुद्रा टूटी। फ़कीर बाबा ने अपनी टांगें सीधी की, फिर बाहें। उसके बाद गर्दन को इधर उधर हिलाकर उठ खड़ा हुआ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया फ़कीर बाबा? फ़कीर बाबा के होठों पर शांत मुस्कान उभरी। वो उठ खड़ा हुआ। अभी तो तुम यहीं हो, बातें भी हो जाएंगी। लंबे समय के बाद मैं समाधि में से निकला हूँ। सामान्य हालत में आने में मुझे अभी वक्त लगेगा, तभी बातें होंगी, फ़कीर बाबा ने कहा। लेकिन मैं यहाँ ज़्यादा देर नहीं रुक सकती, मुझे काम। ज़िद वाली बात मत करो मिन्नू, मेरे इशारे के बिना तू यहाँ से नहीं जा सकती, फ़कीर बाबा ने शांत सामान्य लहजे में कहा। आराम से बैठ जा, मुझे आराम कर लेने दे। कहने के साथ ही फ़कीर बाबा झोपड़े के से बाहर निकलता चला गया। मोना चौधरी उलझन भरी मुद्रा में कई पलों तक अनिश्चित सी खड़ी रही। फिर वो भी झोपड़े से बाहर निकली तो देखा फ़कीर बाबा सामने बहरी नदी में उतर रहे थे। वह नहीं जानती थी कि इस वक्त वो कहाँ है। वह ये अवश्य जानती थी कि यहाँ से फ़कीर बाबा की मर्ज़ी के बिना नहीं जा सकती थी। वो ये भी जानती थी कि फ़कीर बाबा खामखा उसे अपने पास बुलाने वाले नहीं हैं, अवश्य कोई ख़ास बात है। मोना चौधरी फ़कीर बाबा के इंतज़ार में वही मखमली घास पर बैठ गई। 1 घंटे बाद फ़कीर बाबा नदी से बाहर निकला। उसके बाल, शरीर का हर हिस्सा साफ हो चुका था। बाल कंधों तक आ रहे थे, लेकिन गालों के बाल जो कुछ देर पहले फैले हुए जाले को छू रहे थे वह सब अब गालों पर नहीं थे।
लगता था जैसे किसी ने शेव कर दी हो, और जो लंगोट शरीर पर था वो भी गायब था। उसकी जगह नया और सूखा हुआ लंगोट नजर आ रहा था। फकीर बाबा ने सूर्य की तरफ मुंह करके हाथ जोड़कर सिर झुकाते हुए नमस्कार किया, फिर वापस आया और मोना चौधरी के पास से होते हुए वापस झोपड़ी में प्रवेश करता चला गया। दरवाज़ा बंद कर लिया। बाहरी घास पर छाया में मोना चौधरी खामोश बैठी रही। 5 मिनट बाद फकीर बाबा जब झोपड़े का दरवाज़ा खोलकर बाहर निकला तो शरीर पर मैली कुचैली कमीज और वैसी ही पूरे फटेयाल पैंट डाल रखी थी। मोना चौधरी ने उन कपड़ों को पहचाना। फकीर बाबा को उसने जब भी देखा था इन्हीं पैंट कमीज में देखा था। वो पास आया, मुस्कुराया। मोना चौधरी अब तक उसे देखे जा रही थी। फकीर बाबा उसके सामने 3 कदमों की दूरी पर बैठ गया। इस वक्त तुम मेरे यहाँ हो, फकीर बाबा ने शांत स्वर में कहा। तुम्हारी आओ भगत करना मेरा फ़र्ज़ बनता है। किसी चीज़ की इच्छा हो तो कह दो मिन्नू। मोना चौधरी ने गहरी निगाहों से फकीर बाबा को देखा। तुम्हारे अपने पास खाने को कुछ नहीं, ऐसे में तुम मुझे क्या खिलाओगे? मैं तो फ़कीर हूँ और फ़कीरों को कुछ भी चाह नहीं होती। फ़कीर बाबा के होठों पर मुस्कान उभर आई। लेकिन तुम्हें जिस चीज़ की इच्छा होगी वो पलक झपकते ही हाजिर हो जाएगी। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मोना चौधरी का स्वर एकाएक तीखा हो गया। मैं सिर्फ ये जानना चाहती हूँ कि आपने मुझे इस तरह क्यों बुलाया है। फ़कीर बाबा के चेहरे पर गंभीरता आ गई। तुम्हें बुलाने के लिए मुझे अपनी समाधि को बीच में ही रोकना पड़ा, भंग करना पड़ा। मुझे समझ नहीं आता कि 3 जन्मों से तुम दोनों मुझे चैन से नहीं रहने देते और मुझे मुक्ति भी नहीं खाने देते। कितने जन्म और भटकाते रहोगे मुझे? क्या मतलब? मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। कौन दोनों? तुम और देवा। मोना चौधरी का चेहरा सख्त हो उठा। देवराज की बात कर रहे हो फकीर बाबा? वो दांत पीच कर बोली। हाँ, अगर तुम दोनों अपनी दुश्मनी छोड़ दो तो मुझे मुक्ति मिल जाएगी। तुम दोनों की वजह से ही मैं ये शरीर लेकर भटक रहा हूँ और तुम दोनों का ये तीसरा जन्म है। हर बार पैदा होते हो आपस में लड़कर दोनों ही मर जाते हो। इस जन्म में भी यही हो रहा है। फिर से तुम दोनों में झगड़ा शुरू हो चुका है। लेकिन याद रखना, इस जन्म में तुम दोनों का झगड़ा एक की मौत के साथ खत्म होगा। दोनों नहीं मरोगे। झगड़े में तुम्हारी या देवा किसी एक की मौत होगी, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम दोनों में झगड़ा ही ना हो। कोई भी ना मरे और दोस्त बन जाओ। ऐसा होते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। 3 जन्मों से भटकते इस बूढ़े शरीर को त्यागने की शक्ति मुझ में आ जाएगी। और मोना चौधरी का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो उठा था। काम की बात करो बाबा। मोना चौधरी दांत भींच कर कह उठी। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? फकीर बाबा कई पलों तक मोना चौधरी को देखता रहा। वही आदत जो पहले जन्म में थी, दूसरे में भी और तीसरी में भी। बात बात पर गुस्सा हो जाना, अपनी मर्जी चलानी। और बाबा, मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मोना चौधरी जैसे अपने गुस्से पर काबू पाने की चेष्टा कर रही थी। फकीर बाबा ने 2 पल के लिए आंखें बंद की, फिर बोला। मैं सिर्फ तुम्हें 15 दिन के लिए अपनी मेहमान बनाना चाहता हूँ मिन्नो। मेहमान? क्यों? मोना चौधरी उखड़े सर में कह उठी। वजह मत पूछ। पूछे बिना काम नहीं चलेगा। इस मेहमान नवाजी का कारण तो पता चले। मिन्नो, आने वाले दिन बीत गए तो बहुत खतरनाक झगड़ा टल जाएगा, फकीर बाबा बोला। किसके साथ होगा झगड़ा? देवा के। मोना चौधरी के होठ बिस्ते चले गए। मैं तो अपनी मुक्ति पाने की कोशिश में समाधि में था। अभी मेरी समाधि का आधा वक्त भी पूरा नहीं हुआ था कि मेरी अनजानी ताकत ने मुझे इस बात का एहसास कराया कि देवा और मिन्नो के रास्ते एक बार फिर एक होने वाले हैं। बहुत खतरनाक जंग होने वाली है। कोई भी मर सकता है। इस बात का एहसास होते ही मुझे समाधि से बाहर आना पड़ा, क्योंकि मैं तुम दोनों का जन्मों का झगड़ा हमेशा हमेशा के लिए रोकना चाहता हूँ। इसमें मेरा ही स्वार्थ है। तुम दोनों का झगड़ा रुकते ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी। मुझे यही श्राप मिला था कि मैं तब तक अपने जन्म से मुक्ति नहीं पा सकूंगा जब तक तुम दोनों में दोस्ती नहीं करा दूंगा। किसने किसने दिया था श्राप? बहुत लंबी कहानी है। मेरे गुरुवर ने दिया था। 3 जन्म पहले की बात है। जब तुम मिन्नू होती थी और देवराज चौहान तब देवा होता था। फकीर बाबा ने कहा। बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन ऐसे नहीं। तो कैसे? जब तुम में और देवा में दोस्ती हो जाएगी और श्राप से मुक्त होकर मैं इस पुराने शरीर को त्यागने जा रहा हूँ, तुम और देवा मेरे सामने होगे, तब सब कुछ बताऊंगा। अभी वक्त नहीं आया बताने का। जवाब दे मिन्नू, 15 दिन के लिए मेरी मेहमानदारी कबूल करके यहाँ रहेगी? मोना चौधरी के दांत भिज गए। इसलिए कि देवराज चौहान से मेरा टकराव ना हो? कुछ भी समझ लो, मैं इस मेहमानदारी को काबू नहीं करती। फकीर बाबा, मुझे तो कब से उस वक्त का इंतज़ार है जब देवराज चौहान मेरे सामने होगा और तड़प तड़प कर मर रहा होगा। मोना चौधरी गुर्रा उठी। पागल मत बन मिन्नू, फकीर बाबा गंभीर था। मुझे श्राप के इस शरीर से मुक्ति दिला दे। इस जन्म में तुम दोनों की लड़ाई का अंत किसी एक की मौत पर जाकर होना है। यही ऊपर वाले का लेखा है। ऐसे में दूसरा जिंदा रहेगा। जब उसकी मौत होगी दोबारा फिर वो जन्म लेगा और चौथे जन्म में तुम दोनों का फिर टकराव होगा। तब तक मैं भटकता रहूँगा और अपने को मिले श्राप से मुक्ति पाने के लिए फिर से तुम दोनों की दोस्ती कराने की कोशिश करूँगा।
क्यों मुझे तकलीफ देती हो? मेरे को मिले श्राप की उम्र को क्यों बढ़ावा देती हो? इंसान मरता है, दोबारा जन्म लेता है तो बीते जन्म की बात भूल जाता है। तू भी भूल गई मेरे को। मैं तो हमेशा तेरे कितने काम आता था। तू मुझे बाबा, मोना चौधरी कह उठी, मुझसे वो बातें मत करो जो समझना है। मैं सिर्फ इस जन्म की बात जानती हूँ, देवराज चौहान को जानती हूँ, जिसे ज़बरदस्त हार देनी है मैंने। मनुष्य की योनि में जन्म लेकर इंसान बहुत मतलबी हो जाता है, सिर्फ अपने को ही देखता है। अपना भला कैसे हो, तेरे को कैसे समझाऊं कि बाबा, मोना चौधरी होठ बीच कर कह उठी, एक सलाह दूं? मनुष्य सलाह बहुत देते हैं, लेकिन दूसरे की सलाह पर नहीं चलते। मिन्नो, तू देवराज चौहान को अपने पास मेहमान बना लो, अगर खतरा 15 दिन के भीतर है तो। मोना चौधरी कड़वे स्वर में कह उठी, ऐसा करने में तुम्हारी इच्छा पूरी हो जाएगी। मुझे सलामत दे मिन्नू, मैं जानता हूँ मुझे क्या करना। फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा, तू क्या समझती है मैं तेरे को अपने वश में करके ज़बरदस्ती यहाँ नहीं रख सकता? रख सकता हूँ, मेरे लिए तो बहुत ही मामूली बात है। लेकिन मैं चाह कर भी ऐसा इसलिए नहीं कर सकता कि मुझे मिले श्राप में ये बात शामिल थी कि तुम दोनों को ताकत का इस्तेमाल करके नहीं, बल्कि दोनों की रजामंदी से दोस्ती कराऊंगा, तभी श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जोर ज़बरदस्ती करके श्राप से मुक्त नहीं हो पाऊंगा। मोना चौधरी फकीर बाबा को देखती रही। मेरा वही जन्म चला आ रहा है और तुम दोनों का तीसरा जन्म। फकीर बाबा ने गहरी सांस ली। जाने कितने बरस हो गए मुझे भटकते भटकते। मिन्नो, क्या तुम में मुझ पर रहम नहीं आता कि बाबा ये पुराना और शरीर त्याग कर नया नया जन्म ले, बाकी लोगों की तरह मैं भी सामान्य ज़िंदगी व्यतीत करूं? जाने क्यों मोना चौधरी फकीर बाबा से निगाहें नहीं मिला सकी। मैं तुम्हें या तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती बाबा। ठीक कहती हो, जब तक तुम मुझे जानोगी नहीं तब तक मेरा भला नहीं करोगी। क्या मालूम जानने के बाद भी तुम मेरा भला ना करो। मैंने पहले ही बोला है कि इंसान की योनि बहुत मतलबी होती है, बिना मतलब के किसी का भला नहीं करती। फकीर बाबा ने मोना चौधरी की आंखों में झांका। एक बात बता मिन्नू, क्या अगर मैं तेरे को तुम्हारे बीते जन्मों की बात बता दूं, देवा के साथ तुम्हारे झगड़े की वजह जो कि 3 जन्म पहले शुरू हुई थी बता दूं, मुझे मिले श्राप की वजह बता दूं, तो क्या तू देवा से झगड़ा छोड़ देगी? नहीं। मोना चौधरी के दांत बिछ गए। देवराज चौहान को हार का मुंह दिखाना मेरा मकसद है। मैं उसके सामने से नहीं हट सकती। इसके अलावा कोई और बात हो तो कहो बाबा। फकीर बाबा के चेहरे पर अजीब सी मुस्कान उभरी। मैं जानता हूँ तेरे ज़िद्दी स्वभाव को। तो कोई नई नहीं है मेरे लिए। अगर तू ज़िद्दी नहीं होती तो तेरे 3 जन्म पहले झगड़ा ही शुरू नहीं होता। आज सब ठीक होता। मेरे समझाने पर देवा तो मेरी बात मान गया था, लेकिन तू नहीं मानी थी। बहुत समझाया था तेरे को, जैसे आज समझा रहा हूँ। मोना चौधरी फकीर बाबा को देखती रही। ठीक है मिन्नू, इस बार भी तेरी ही जिद सही। तुम और देवा मुझे श्राप से मुक्त नहीं होने दोगे, मैं यूं ही इसी तरह भटकता रहूँगा, तुम दोनों के इस जन्म में भी। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगा। हर कदम पर पूरी कोशिश करूंगा कि तुम दोनों में झगड़ा खत्म हो जाए और दोस्ती हो जाए। अपने स्वार्थ की खातिर मैं हर वो काम करूंगा कि तुम में और देवा में झगड़ा ज़्यादा ना बढ़ पाए। बाबा, मोना चौधरी एक एक शब्द पर जोर देकर कह उठी, तुम्हें जो करना है करो, लेकिन देवराज चौहान से मेरी होने वाली टक्कर को कोई नहीं रोक सकता। फकीर बाबा शांत स्वर में मुस्कुराया। होनी को कौन टाल पाया मिन्नू, जो होना है वही होता है। मैं शापग्रस्त होकर अपने कर्मों का फल भुगत रहा हूँ, और तुम दोनों भी अपने कर्मों की वजह से ही झगड़े पर उतारू हो। कोशिश करना इंसान का फर्ज होता है। मैंने कोशिश की, बाकी गुरुवर के हाथ। फकीर बाबा के स्वर में किसी तरह का भाव नहीं था। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ बाबा। जाने वाले को कोई नहीं रोक पाया, मैं तुम्हें भी नहीं रोकूंगा। अपने कर्मों का फल तो मुझे भी भुगतना ही है। जा मिन्नू, भगवान तेरे मन से उस मैल को दूर करे जो देवा के प्रति तेरे मन में है। देवराज चौहान के मन में भी मेरे लिए दुश्मनी का मैल है बाबा, मोना चौधरी तीखे स्वर में बोली। है, लेकिन इसके बावजूद भी वो तेरे को अब तक कुछ नहीं कहेगा। तब तक कुछ नहीं कहेगा जब तक तू उसे कुछ करने को मजबूर नहीं करेगी। देवा की 3 जन्मों पुरानी आदत से मैं अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ। मोना चौधरी के दांत भिज गए। अगर तू अपनी जिद पर काबू पा ले तो शायद बहुत कुछ ठीक हो जाए। बहुत हो गया बाबा, मैं आपकी इज्जत करती हूँ। मोना चौधरी एकाएक उठ खड़ी हुई। मैं यहाँ से जाना चाहती हूँ। मुझे बताओ यहाँ से जाने का रास्ता किधर से है? तू ऐसी जगह है जहाँ से कोई रास्ता बाहर नहीं जाता, फकीर बाबा ने गंभीर स्वर में कहा। फिर आंखें बंद करते हुए अपना हाथ ऊपर किया तो अगले ही पल मोना चौधरी का शरीर धुआं बनता हुआ हवा में गुम होता चला गया। 2 पलों बाद फकीर बाबा ने आंखें खोली। अपने बूढ़े झुर्रियों वाले चेहरे पर गंभीरता समेटे गहरी सोच में डूब गया। फिर उठकर झोपड़े में प्रवेश करता चला गया। फ़ोन की घंटी बजी, बराबर बजती रही। मोना चौधरी की आंख खुली तो ऐसे ऐसे लगा जैसे गहरी नींद से उठी हो। खुद को उसने बेड पर पाया। तभी उसे ध्यान आया कि वो फ़कीर बाबा के पास थी।
वो समझ गई कि फ़कीर बाबा ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके उसे उसके फ्लैट में पहुंचा दिया। मोना चौधरी ने हाथ बढ़ाकर रिसीवर उठाया। हेलो बेबी। महाजन का व्याकुलता से भरा स्वर उसके कानों में पड़ा। हाँ। मोना चौधरी के चेहरे पर गंभीरता थी। तुम्हारी वजह से मैं परेशान हुआ पड़ा था। तुम ठीक तो हो? महाजन का सर अजीब सा था। हाँ। मोना चौधरी के होंठ हिले। तुम अचानक वहाँ से कहाँ गुम हो गई थी धुआं बनकर? बाद में बात करना महाजन। बाद में? मैं तुम्हारे गायब होने की वजह से पागल हुआ पड़ा हूँ और तुम कह रही हो कि फ़ोन की बेल पर ही मेरी आँख खुली है। तुम्हारी बातों का जवाब बाद में दूंगी, पहले मुझे समझ लेने दो। मेरी तो समझ में कुछ नहीं आ रहा बेबी। मैं पारसनाथ के यहाँ से बोल रहा हूँ और फ़ोन बंद करके सीधा तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। इसके साथ ही महाजन ने लाइन काट दी थी। सोचो में डूबे मोना चौधरी ने रिसीवर रखा और बेड से उतरकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई। मस्तिष्क में इतनी उलझनें थीं कि चाहकर भी वो उलझनों को तार तार करके अलग नहीं कर पा रही थी। महाजन ने टेबल पर पड़ी विस्की की बोतल उठाकर होंठों से लगाई और दो तगड़े घूंट गले में उतारने के बाद बोतल टेबल पर रखी और सिगरेट सुलगाई। पारसनाथ शांत गंभीर मुद्रा में मोना चौधरी को देख रहा था। मोना चौधरी अभी अभी फ़कीर बाबा से वास्ता रखती बात बताकर हटी थी। इस बात को तो हम लोग पहले से ही जानते हैं कि फ़कीर बाबा जो कोई भी है अद्भुत शक्तियों का मालिक है। पहले जब देवराज चौहान से तुम्हारा टकराव हुआ था तो उसकी ताकत का थोड़ा सा नमूना देखा था, महाजन बोला। हाँ। मोना चौधरी ने सिर हिलाया। पहले भी उसने मुझे वक्त रहते बता दिया था कि देवराज चौहान से मेरा टकराव होने वाला है, और हुआ। और फिर और अब फिर बता दिया कि देवराज चौहान से मेरा सामना होने वाला है। मुझे यकीन है कि फ़कीर बाबा सच कह रहा है। तभी पारसनाथ कह उठा। मोना चौधरी। पारसनाथ ने अपने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा। आवाज़ में गंभीरता थी। देवराज चौहान के साथ हुए झगड़े के दौरान मैंने उसे एक दो बार ही देखा था। मुझे वह सच्चा इंसान लगा था। हर जगह उसने यही कोशिश की थी कि तुम्हारा और देवराज चौहान का झगड़ा रुक जाए। मेरे ख्याल में वो जो कहता है सच ही कहता है। उसकी 3 जन्मों वाली बात भी सच है कि मोना चौधरी का चेहरा कठोर हो गया। पारसनाथ, मैं सिर्फ इस जन्म की बात करना चाहती हूँ। ऐसी किसी बात का क्या फ़ायदा जो पहले सुनी देखी ना गई हो? हुआ होगा 3 जन्म पहले कुछ, वो उस जन्म के साथ ही ख़त्म हो गया। बात तो इस जन्म की है। इस वक्त जो हालात सामने हैं, हमें सिर्फ उसके बारे में ही सोचना चाहिए। देवराज चौहान बहुत जल्द हमारे सामने पड़ने वाला है और मैं चाहती हूँ इस बार तैयारी ऐसी हो कि वो बच ना सके। पारसनाथ ने मोना चौधरी को देखा। देवराज चौहान को इतने आसान तरीके से मत लो, पारसनाथ बोला। क्या मतलब? तुम बहुत कुछ तुम बहुत कुछ तो हो, वह भी बहुत कुछ है। उसे ख़त्म करना इतना आसान होता तो जब पहले उससे टकराव हुआ था तभी उसका किस्सा ख़त्म हो जाता। वह डकैती मास्टर है, मास्टर माइंड है, वो एक सतर्क इंसान है। ऐसे लोग सिर्फ अपनी गलती से फंसते हैं, इन पर काबू नहीं पाया जा सकता। मोना चौधरी के दांत बिछ गए। लेकिन मैंने देवराज चौहान को हर हाल में ख़त्म करना है पारसनाथ। मोना चौधरी गुर्रा उठी। मैं हर कदम कदम पर तुम्हारे साथ हूँ मोना चौधरी, पारसनाथ ने गंभीर स्वर में कहा। जब भी मेरी ज़रूरत पड़े खबर कर देना। महाजन ने बोतल उठाकर घूम पड़ा। बेबी। मोना चौधरी ने उसे देखा। पारसनाथ ठीक कहता है। देवराज चौहान से टक्कर लेना खेल नहीं। यूँ समझो कि देवराज चौहान की और तुम्हारे कांटे की टक्कर रहेगी, जैसे कि पहले हुआ था। कुछ पता नहीं ऊँट किस करवट बैठे। ऊँट किसी भी करवट बैठे, मोना चौधरी ने कठोर स्वर में कहा। लेकिन ये टक्कर होगी ज़रूर। हार मुझे पसंद नहीं और देवराज चौहान का सिर मैं अपने सामने नीचे झुका हुआ देखना चाहती हूँ। एक बार तो वो बच गया, लेकिन इस बार नहीं बच सकेगा। मैंने आज तक हर मामले को समेट कर ही दम लिया। सिर्फ देवराज चौहान का ही मामला रहा कि उसके मेरे बीच फैसला नहीं हो सका, और वो फैसला अब होगा। फ़कीर बाबा का कहना है कि 15 दिन में देवराज चौहान मेरे सामने होगा। महाजन ने पारसनाथ को देखा, फिर नजरें मोना चौधरी के सुर्ख चेहरे पर टिका दी। पारसनाथ ने सिगरेट सुलगाई और उठकर ड्राइंग रूम में टहलने लगा। बेबी। महाजन गंभीर था। तुम झगड़ा छोड़ क्यों नहीं देती? क्या मतलब? भूल जाओ कि देवराज चौहान भी कोई है, वैसे ही अपना काम करती रहो जैसे। बस महाजन, वो बात ही कहो जो नहीं हो सकती। मोना चौधरी ने कठोर निगाहों से उसे देखा। तुम चाहो तो कैसे ये बात नहीं हो सकती? देवराज चौहान के मामले में पीछे नहीं हटूंगी। मोना चौधरी की सख्त आवाज़ में दृढ़ता थी। बेबी, देवराज चौहान भी तुम्हारी ही तरह खतरनाक है और अक्सर देखा गया है कि बदमाशों की लड़ाई में प्यादे ही पिटते हैं। महाजन ने गंभीर स्वर में कहा। ज़रा सोचो, देवराज चौहान के साथ तुम्हारे झगड़े में मैं या पारसनाथ मारा गया तो क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? मोना चौधरी की निगाह महाजन पर जा टिकी। तुम ये बात कहकर मुझे कमज़ोर बनाना चाहती हो। मैं कुछ भी कहूँ, मैं जानता हूँ कि तुम कमज़ोर नहीं बन सकती, महाजन ने पूर्वता लहजे में कहा।
मैं तो तुम्हें ये कह रहा था कि देवराज चौहान से मुकाबला खतरनाक रहेगा और ये झगड़ा कोई एक दिन में ख़त्म नहीं होने वाला है। शुरू हुआ तो जाने कहाँ तक पहुँचेगा। क्यों पारसनाथ, तुम ही कहो, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? पारसनाथ ठिठका, दोनों पर निगाह मारी। मैं तुम दोनों की बातों के बीच नहीं आना चाहता, पारसनाथ ने खुरदरे सर में कहा, लेकिन इतना ज़रूर चाहूँगा कि जो झगड़ा टल सकता हो उसे टाल देना चाहिए। महाजन ने मुस्कुराकर मोना चौधरी को देखा। सुना बेबी, क्या बोला पारसनाथ? मोना चौधरी का चेहरा कड़वी मुस्कान से भर उठा। चिंता मत करो, झगड़ने के लिए मैं देवराज चौहान के घर नहीं जा रही। फकीर बाबा ने कहा है कि आने वाले 15 दिन में हमारा टकराव होगा तो हर हाल में होगा। मैं कहीं भी चली जाऊँ, देवराज चौहान कहीं भी चला जाए, लेकिन फ़कीर बाबा के कहे वक्त के बीच हम दोनों एक ही रास्ते पर होंगे। बहुत विश्वास है फ़कीर बाबा की कही बात पर? हाँ। तो फिर उस झगड़े को छोड़कर देवराज चौहान से दोस्ती करके फ़कीर बाबा को उनके गुरुवर के हिसाब से मुक्त क्यों नहीं कर देती? इस बारे में भी वो झूठ नहीं बोलता। बोलता है तो कहो। मेरे ख्याल से फ़कीर बाबा झूठ नहीं बोलता। मोना चौधरी गंभीर हो उठी। तो फिर उसकी बात मानकर उसे मुक्ति दिलाओ। वो जाने कितने बरसों से अपने पुराने बूढ़े जिस्म को ढोटा फिर रहा है। ऐसे में उसके लिए तुम्हारे मन में कोई तो दया भाव होना चाहिए। मैं फ़कीर बाबा के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। मोना चौधरी ने महाजन को देखा। लेकिन जहाँ देवराज चौहान का सवाल आता है, मैं उसके सामने पीछे हटने वाली नहीं। देवराज चौहान को लेकर तुम्हारे मन में जिद आ चुकी है कि ऐसे ही समझ लो। मोना चौधरी का चेहरा पुनः सख्त होने लगा। जब तक देवराज चौहान के साथ हार जीत का फैसला नहीं हो जाता, तब तक मुझे चैन नहीं मिलेगा। महाजन ने गहरी सांस लेकर पारसनाथ को देखा। बेबी नहीं मानती पारसनाथ। मैं तो पहले ही जानता था कि तुम गलत कोशिश कर रहे हो, पारसनाथ ने सपाट सर में कहा। मोना चौधरी पागल नहीं है कि देवराज चौहान को सामने से गुजरते देखकर उस पर झपट पड़ेगी या उसका गला पकड़ लेगी। झगड़ा तभी होगा जब दोनों किसी वजह के तहत आमने सामने पड़ेंगे, और जब ऐसा हो तो झगड़े की आधी जिम्मेदार मोना चौधरी और आधा जिम्मेदार देवराज चौहान होगा। सारी गलती किसी एक पर नहीं थोपी जा सकती। अब आने वाला वक्त ही बताएगा कि क्या होता है। ये तो मैं भी जानता हूँ कि झगड़ा ऐसे ही शुरू होता है, महाजन अटक कर बोला। मेरा तो कहने का मतलब था कि जब ऐसा हो तो तब कोशिश की जाए कि झगड़ा ना हो। ये संभव नहीं, पारसनाथ ने सिर हिलाया। क्यों? जिस तरह मोना चौधरी के मन में कसक है कि पहले टकराव में देवराज चौहान के साथ फैसला नहीं हो सका हार जीत का, उसी तरह देवराज चौहान के मन में भी ये बात होगी, और उस मौके पर ना तो देवराज चौहान समझेगा और ना ही मोना चौधरी। पारसनाथ का सर सपाट ही था। महाजन ने गहरी सांस लेकर बोतल उठाई और 2 तगड़े घूंट भरे। ठीक बोलता है तू, महाजन ने बोतल रखते हुए सिर हिलाया। महाजन, मोना चौधरी शांत स्वर में बोली, मैं ज़बरदस्ती किसी को अपने साथ नहीं रखना चाहती। क्या बोलती है बेबी? मेरी बात का मतलब कुछ और है और तुम। तभी फ़ोन की बेल बज उठी। मोना चौधरी खड़ी हुई, आगे बढ़कर रिसीवर उठाया, बात की। पारसनाथ, मोना चौधरी बोली, कोई तुमसे बात करना चाहता है। आगे बढ़कर पारसनाथ ने रिसीवर ले लिया। हेलो। हाँ ठीक है, बाद में बताता हूँ, कहने के साथ ही पारसनाथ ने रिसीवर रख दिया। तुम बोल कर आए थे कि यहाँ आ रहे हो? महाजन ने पूछा। हाँ, पारसनाथ बोला। रेस्टोरेंट से फ़ोन था। पारसनाथ ने कहने के बाद मोना चौधरी को देखा। मुंबई से काम के वास्ते कोई बंदा आया है, तुम्हारे लिए काम है, अगर करना चाहो। कैसा काम? मोना चौधरी ने उसे देखा। शंकर भाई का नाम तो सुना होगा, मुंबई अंडरवर्ल्ड का पहचाना नाम है। महाजन क्या उठा। वही शंकर भाई तो नहीं जो आजकल मुंबई अंडरवर्ल्ड में दमखम रखने लगा है, सिक्का चलने लगा उसका? पारसनाथ ने सहमति से सिर हिलाया। मोना चौधरी की आंखें सिकुड़ी। काम बोलो पारसनाथ, मोना चौधरी बोली। उसके पास एक फ़ाइल है। पार्टी कहती है कि तुम्हें बता दिया जाएगा कि शंकर भाई ने मुंबई में वो फाइल कहाँ रखी है। तुम्हें जाकर उस फाइल को लाना है। बदले में 1 करोड़ रुपये मिलेगा, पारसनाथ ने सवाट स्वर में कहा। 1 करोड़? मामूली से काम के लिए? महाजन के होठों से निकला। मोना चौधरी के चेहरों पर सोच के भाव उभरे। क्या है उस फाइल में? मैं नहीं जानता। इस बारे में चाहो तो पार्टी से बात कर सकती हो। वो मुंबई से आई है। अभी वो मेरे रेस्टोरेंट में मौजूद मेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही है। मैं फ़ोन पर उसे रुकने के लिए बोल देता हूँ। मोना चौधरी ने महाजन को देखा। हाँ कह दो बेबी, एक फाइल 1 करोड़, फ़ायदा ही फ़ायदा है। महाजन क्या उठा। वो फाइल शंकर भाई के यहाँ से लेनी है। पारसनाथ ने जैसे उसे खतरे से आगाह कराया। तुम भी अजीब बात करते हो पारसनाथ, महाजन ने मुंह बनाया। शंकर भाई कोई भगवान तो है नहीं, निपट लेंगे उससे। मैं हूँ, बेबी है, ज़रूरत पड़ी तो तुम्हें भी इस मामले में। 10 मिनट रुको पारसनाथ, चेंज करके मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। मोना चौधरी क्या उठी। वो 45 बरस की उम्र का होगा। शरीर पर सादी सी कमीज, वैसी ही पैंट और जूते भी कोई खास बढ़िया नहीं थे। शेव कर रखी थी, तेल लगे बालों में कंघा फिरा हुआ था। छोटी सी होठों के कोनों तक जाती मूछें थी उसकी।
नाम क्या था उसका पक्का नहीं मालूम, लेकिन मुंबई में उसके जानने वाले बंगाली कहकर ही उसे पुकारते थे। गोल सा चेहरा, छोटी आंखें, गोल सी ही नाक थी। वह सामान्य सा दिखने वाला इंसान था। उसे देखकर कहा जा सकता था कि वो जिंदगी भर जूते घिसता रहा है, परंतु उसे मन माफिक सफलता नहीं मिल पाई है। पारसनाथ उसे रेस्टोरेंट के ऊपर अपनी रहने की जगह में ले गया। वहां उसे ड्राइंग रूम में बिठाया और उसे सिर से पांव तक देखा। कौन हो तुम? बंगाली कहते हैं मुझे, उसने शांत स्वर में कहा। नाम बोल। पारसनाथ ने खुरदरे चेहरे पर हाथ फेरा। यही नाम है मेरा। मुंबई में इसी नाम से मुझे सब जानते हैं। उसकी आवाज़ धीमी थी। राज सिंह ने मुझे फ़ोन किया मुंबई से। उसे कैसे जानता है? धंधे की वजह से। उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। मैं जो काम चाहता हूँ वो तुम मोना चौधरी से करवा सकते हो। मोना चौधरी तक तुम्हारी पहुँच है। बंगाली शांत स्वर में बोला। ये काम करके तू शंकर भाई जैसे खतरनाक इंसान से दुश्मनी मोल ले लेगा। वो जान जाएगा कि ये काम किसी ने भी किया हो, लेकिन करवाया तूने। हमारे धंधे में बातें छुपती नहीं। बंगाली ऐसी बातों की परवाह नहीं करता, क्योंकि मैं जो काम करता हूँ अंजाम पहले ही सोच लेता हूँ। पारसनाथ ने उसे गहरी निगाहों से देखा। तभी उसकी निगाह दरवाजे पर पड़ी, जहाँ मोना चौधरी और महाजन खड़े थे। उसे देखते पाकर दोनों ने भीतर कदम रखा। बंगाली की सतर्क निगाह भी उन पर जा टिकी। ये, पारसनाथ ने कहना चाहा। मैंने सब कुछ सुन लिया है, मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा और आगे बढ़कर कुर्सी पर आ बैठी। महाजन भी बैठा। ये, बंगाली ने पारसनाथ को देखा। ये मोना चौधरी? हाँ। पारसनाथ का स्वर सपाट था। जो बात करनी है कर लो। बंगाली अब संभला सा नजर आने लगा। मोना चौधरी और महाजन की निगाह बंगाली पर थी। शंकर भाई को तो तुमने सुना ही होगा, जो मुंबई अंडरवर्ल्ड में नाम कमाए बैठा है। बंगाली बोला। उसी से वास्ता रखता काम है, अगर करना चाहो तो। काम बोलो। मोना चौधरी ने सिगरेट सुलगा ली। उसके पास एक फ़ाइल है, वो मैं तेरे को बताऊंगा कि कहाँ है। पूरा समझा दूंगा कि कैसे उस फाइल को पाया जा सकता है। वो फाइल मेरे को चाहिए। तेरे को 1 करोड़ मिलेगा। रकम भी तुमने तय कर ली कि कितना देना है? मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। हाँ, तय कर ली मैंने। सामने वाले को देखकर रकम बोली जाती है। कोई यूं ही होता तो 1 लाख बोलता, उससे और ज़्यादा दम वाला होता तो कुछ लाख और बढ़। किसी और से ये काम करा लो। 5-10 लाख में हो जाएगा, पैसा बर्बाद मत करो। नहीं, बंगाली के चेहरे पर पक्के भाव आ गए। ये काम तुम ही करोगी, क्योंकि मैं हर हाल में उस फाइल को पाना चाहता हूँ। और शंकर भाई के यहाँ से कोई चीज़ निकाल लाना आसान काम नहीं, लेकिन ये काम तुम आसानी से कर सकती हो। साथ में एक और दिक्कत है। वो भी बोल। हम दो थे जो इस फाइल को पाना चाहते हैं, मैं और मेरा दोस्त कर्मपाल सिंह। लेकिन उसका और मेरा मनमुटाव हो गया, हम अलग हो गए। वो अपने तरीके से फ़ाइल पाने की कोशिश करेगा, और मैं चाहता हूँ कि यह काम तुम जल्द से जल्द कर दो और फाइल मेरे हवाले कर दो। हो सकता है तुम्हारा दोस्त उस फाइल का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि वो शंकर भाई के पास है। नहीं, वो फाइल पाने की पक्की कोशिश करेगा। मैं जानता हूँ उसे। मुंबई में ही कोशिश में लगा होगा। क्या है उस फाइल में? मोना चौधरी ने पूछा। ये नहीं बताऊंगा, और इस काम में ये बताना ज़रूरी भी नहीं है, बंगाली ने कहा। मोना चौधरी ने कश लिया। तो इस काम का तुम पूरा 1 करोड़ रुपया दोगे? हाँ। अपने बारे में बताओ, मोना चौधरी बोली। बंगाली कहते हैं मुझे। उसी समंदर की मछली हूँ जिस समंदर की तुम मगरमच्छ हो। वैसे मुंबई में अपनी चलती है, इसके अलावा बताने को कुछ नहीं है। कोई खास बात पूछनी हो तो बता दो। बंगाली का स्वर सामान्य था। मैं काम शुरू करने से पहले कीमत ले लेती हूँ, जबकि तुम्हें शायद काम के बाद कीमत देने की आदत है। ये बात किसने बोली तेरे को, मोना चौधरी? बोली किसी ने नहीं, ये बात तुम्हारी हालत से जाहिर हो रही है। मोना चौधरी का स्वर शांत था। बंगाली मुस्कुराया। शंकर भाई के यहाँ से फाइल ला दोगी? हाँ। बंगाली ने पारसनाथ को देखा। फ़ोन की तरह पारसनाथ भाई, करोड़ यहीं मंगवा देता हूँ। मुंबई से पूरा इंतजाम करके आया हूँ। वो उधर रखा है फ़ोन। बंगाली उठा, फ़ोन की तरफ बढ़ गया। रिसीवर उठाया, लाइन मिलाई, बात की। ओ कलवा, बंगाली बोलता है। सुना तूने? हाँ। वो कोने में खोखा रखा है, ज़रा उसे ले आना, संभाल के लाना। मालूम है ना कहाँ लाना है? हाँ वहीं, जहाँ मैं तेरे को समझा कर आया था कि कहाँ जा रहा हूँ। वहाँ पे आके पारसनाथ को पूछना। कहने के साथ ही बंगाली ने रिसीवर रखा और वापस कुर्सी पर आ बैठा। महाजन अजीब सी निगाहों से बंगाली को देख रहा था, क्योंकि उसकी हालत से लग रहा था कि वो लाख से ऊपर की पहुँच वाला नहीं, और खोगे यानी करोड़ की बात ऐसे ही फ़ोन पर, ऐसे की फ़ोन पर जैसे ये सब रोज़ का लेना देना हो। बंगाली ने मोना चौधरी को देखा। फाइल के बारे में बोलूं? शंकर भाई ने कहाँ रखी है? वहाँ के सारे रास्ते बता देता हूँ। जो भी जानना चाहोगी वो बता दूंगा। काम कैसे करना है अंत में ये फैसला तुम कर लेना, बंगाली ने कहा। बेशक बता सकते हो, लेकिन काम की शुरुआत करोड़ पूरा आ जाने पर ही होगी, मोना चौधरी बोली। वो आ रहा है, उसकी फ़िक्र मत करो, बंगाली सिर हिलाकर बोला। लेकिन एक वायदा तुम्हें करना होगा। जो खोखा देता है उसे भी तसल्ली चाहिए। बता। मेरे को तसल्ली चाहिए कि वो फाइल मेरे को मिलेगी, बंगाली बोला।
मेरे को मिली तो तेरे को भी मिल जाएगी। उस फाइल का तू इस्तेमाल नहीं करेगी, वो मेरी अमानत रहेगी। मैंने अपने काम की कीमत ले ली है, इसलिए मुझे इस बात से कोई वास्ता नहीं कि उस फाइल में क्या है। मैं जानती हूँ कि इसे पाने के लिए तू करोड़ दे रहा है तो उसमें तेरे को करोड़ों का फ़ायदा होगा, लेकिन अगर उस फाइल में देश के खिलाफ कुछ है तो। नहीं नहीं, देश की किसी भी बात का उस फाइल से वास्ता नहीं। ऐसे में वो फाइल मेरे हाथ में आती तेरे को मिलेगी। ठीक है, विश्वास किया तेरी बात का। एक बात और बता दे। मोना चौधरी ने उसे देखा। ज़रूरी तो नहीं कि काम पूरा हो, कभी कभी नहीं भी होता तो मेरे खोखे का क्या होगा जो तेरे को मिलने जा रहा है। बंगाली ने मोना चौधरी को देखा। अगर काम मेरी वजह से, मेरी गलती से पूरा नहीं हुआ तो तेरे को करोड़ की पूरी रकम वापस मिलेगी। अगर तेरी गलती से काम बिगड़ा तो तेरे को कुछ नहीं मिलेगा। मोना चौधरी ने शांत स्वर में कहा। मेरे से गलती कैसे होगी? जैसे कि तेरी दी गलत खबर की वजह से काम रह गया था, फिर ऐसी ही कोई बात? मैं तो तेरे को काम बोलकर पीछे हट जाऊंगा, जो बताऊंगा ठीक बोलूंगा। मेरे से गलती नहीं होगी। ऐसा है तो तेरे पर अच्छे बुरे की जिम्मेवारी नहीं आएगी। मोना चौधरी ने कष्ट लिया। महाजन ने पारसनाथ को देखा। इतना भी कमीनापन अच्छा नहीं होता। महाजन बोला। क्या मतलब? पारसनाथ की आंखें सिकुड़ी। कब से बैठा हूँ, बोतल तो दे दे यार। पारसनाथ बिना कुछ कहे दूसरे कमरे में चला गया और उल्टे पाँव वापस लौटा। हाथ में विदेशी विस्की की बोतलें थीं जो उसने महाजन की तरफ उछाल दी। महाजन ने बोतल को लपका, उसे देखा। ये तो स्मगल विस्की है। पुलिस ने कभी छापा मारो तो बिना लाइसेंस के विदेशी विस्की रखने के जुर्म में सीधा अंदर जाएगा। वैसे ऐसी दो चार और पड़ी हैं बोतलें, तेरे को मिल जाएंगी। पारसनाथ ने आगे बढ़ते हुए सपाट स्वर में कहा और इंटरकॉम के पास पहुंचकर रिसीवर उठाया और 3 कॉफ़ी लाने को कहा। महाजन तब तक बोतल खोलकर 3 बड़े घूंट गले में उतार चुका था। बंगाली ने अजीब सी निगाहों से महाजन को देखा। ऐसे पीते हैं? बंगाली के होंठों से निकला। महाजन ने अजीब सी निगाहों से बोतल को फिर बंगाली को देखा। तूने मेरे को बोला? हाँ। क्या ऐसे पीते हैं? बंगाली ने पुनः वही शब्द दोहराए। तो कैसे पीते हैं? महाजन ने एक घूंट और भरा। गिलास ले, उसमें डाल, बीच में कुछ मिला, उसके बाद आराम से पी। मेरे मुल्क में ऐसे ही पीते हैं। तेरे मुल्क में? हाँ। कौन देश है तुम्हारा? भाई मेरे, मैं शरीर के मुल्क की बात कर रहा हूँ। शरीर का मुल्क पेट है। महाजन ने पेट थपथपा कर कहा। एक बात तो बता बंगाली भाई। क्या? विस्की को गिलास में डालो, बर्फ डालो, कुछ मिलाओ, फिर चाट चाट कर पियो। ऐसा करके विस्की को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है या खुद को? मैं समझा नहीं। बंगाली की आंखें सिकुड़ी। भाई मेरे, सारा कुछ गोल मोल होकर जाना तो पेट में ही है। फिर इतना लंबा चौड़ा ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है? बोतल को मुंह में लगाओ, मालंदा। न गिलास, न मिलाने के लिए कुछ, न चेयर्स की ज़रूरत। इसलिए मेरे मुल्क में ऐसे ही पीते हैं। तेरे और मेरे मुल्क में क्या फ़र्क है? मेरा मुल्क विस्की प्रूफ है, तेरा मुल्क अभी तक वाटर प्रूफ से आगे नहीं बढ़ा। बंगाली मुस्कुराया। ठीक समझा तू, मेरा इतना तगड़ा नहीं है। बंगाली ने अपने पेट पर हाथ फेरा। तो तगड़ा बना उसको, मुल्क की हिफाजत होगी तो बाकी सब ठीक रहेगा। कहने के साथ ही महाजन ने बोतल से तगड़ा घूंट भरा। बंगाली अभी भी उसे देख रहा था। दिन में भी शुरू हो जाते हो? बंगाली पुनः मुस्कुराया। बंगाली भाई, मेरे मुल्क की बातें तेरे को समझ में नहीं आने वाली। क्यों अपना सिर खपाता है? मेरे मुल्क में हर बात नए अंदाज में होती है। तो अपनी बात कर, फाइल की, शंकर भाई की, खोखे की। तभी वेटर ने वहाँ कदम रखा। ट्रे में रखे कॉफ़ी के प्याले वहाँ रखकर चला गया। तेरा वो अभी नहीं आया, खोखे वाला, करोड़ वाला? रास्ते में होगा। बंगाली ने विश्वास भरे स्वर में कहा। अब ये तेरे मुल्क की बातें हैं तो वो रास्ते में होगा। बोल। मैंने पूछा कि तेरे को कैसे पता कि वो रास्ते में होगा? बोल, तू वो फाइल के बारे में बोलने वाला था। कहने के साथ ही महाजन ने कॉफ़ी का प्याला उठाकर बंगाली को थमा दिया। ये घूंट घूंट बनकर तेरे मुल्क में जाएगी, साथ में फाइल के बारे में भी बोलता जा। अभी नहीं, मोना चौधरी ने टोका। जब तक करोड़ सामने नहीं आएगा फाइल के बारे में बात करना बेकार होगा। जो भी बात होगी करोड़ सामने आने के बाद ही होगी। मैंने बोला खोखा चल पड़ा है रास्ते में। बंगाली ने मोना चौधरी को देखा। रास्ते में करोड़ों किसी ने लूट लिया या कार का एक्सीडेंट हो जाने की वजह से पुलिस की निगाहों में आ गया तो करोड़ यहाँ कैसे पहुँचेगा? जबकि तेरी बातें हम तक पहुँच चुकी होंगी और बात बाहर निकल आई तो पराई हो जाती है। फिर किसी बात की गारंटी नहीं होती, समझे बात? बंगाली ने सहमति में सिर हिलाया। ठीक बोलती है तू। अभी खोखा आएगा फिर बात कर लेंगे। मोना चौधरी ने कॉफ़ी का प्याला उठाया और घूंट भरने लगी। करमपाल सिंह, जो कि बंगाली के साथ पिछले 10 बरस से पार्टनरशिप में धंधा कर रहा था। दोनों ने धंधे में बहुत माल कमाया, परंतु किसी बात को लेकर मन में खटास आ गई। वे समझ गए कि आप दोनों एक होकर काम नहीं कर सकेंगे। समझदारी इसी में है कि अपना अपना रास्ता अलग कर लें। यही किया दोनों ने। बिना कोई तमाशा किए दोनों ने आपसी सहमति से माल और धंधे का बंटवारा किया और अलग हो गए। यूँ बातचीत का दोस्ताना दोनों में अभी भी कायम है। मन में मैल थी, वो बात जुदा थी, परंतु चेहरों पर मुस्कान लिए अलग हुए थे दोनों। कर्मपाल सिंह बीकानेर से था और वाकेला लठौर भी बीकानेर से था।
दोनों में कभी मुलाकात हुई थी और दोनों बीकानेरी भाई बन बैठे। 2-4 महीनों में कभी कभार मुलाकात हो जाती थी या फिर फ़ोन पर बात हो जाती थी। वहीं करमपाल सिंह थापड़ समूह के ऑफिस में पहुंचा, जिस ऑफिस का मैनेजर बाकेलाल राठौर बन चुका था। गैर कानूनी काम छोड़कर थापर खुद को बिजनेसमैन के रूप में स्थापित करता जा रहा था। बीते 2 सालों में वो एक मिल और 4 फैक्ट्रियां लगा चुका था और सब कुछ कामयाब रहा था। और अब वो साड़ियों की दूसरी मिल लगाने की तैयारी लगभग पूरी कर चुका था। बाकेलाल राठौर कई मैनेजरों के ऊपर मैनेजर था। मिल और फैक्ट्रियों की सारी रिपोर्ट उसके पास रहती। जिसके पास भी दिक्कत आती वो बाकेलाल राठौर से ही बात करता। थापर तक सीधे बात करने की पहुंच किसी की नहीं थी। सब कुछ बाकेलाल राठौर ही संभालता और सारे बिजनेस की रिपोर्ट वही थापर को देता। उस वक्त बाकेलाल राठौर बेहद व्यस्त था जब उसे कर्मपाल सिंह के आने की खबर मिली। चूंकि वह महीनों महीनों बाद ही कभी मिलने आता था, इसलिए बाकेलाल राठौर ने उसे बुलवा लिया। कर्मपाल सिंह ने बाकेलाल राठौर के शानदार ऑफिस में कदम रखा। वो 50 की उम्र को छूने जा रहा था, परंतु देखने में कुछ कम ही लगता था। हाव भाव में चुस्ती थी, गठा हुआ शरीर, कीमती कपड़े पहनने का शौकीन, ठाठ ज़्यादा ही दिखाने की आदत, क्लीन शेव चेहरा, छोटे छोटे संवारे बाल। उसके रंग ढंग देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो गैरकानूनी कामों का मालिक है। हद से हद वो बिजनेसमैन ही लगता था। थारे को देखकर मारे को बहुत खुशी होवे। बाकेलाल राठौर उसे भीतर प्रवेश करते पाकर फौरन कुर्सी से उठा। कर्णपाल सिंह भी तेजी से आगे बढ़ा। दोनों सच्चे मन से गले मिले, कसकर मिले, अलग हुए। कैसा है तू बाके? बाकियों को क्या होना होवे कर में? तू इतनी सुनाए, तू अपनी सुनाए। देश गयो कि नहीं? नहीं। कर्णपाल सिंह ने गहरी सांस ली। वक्त ही नहीं मिल पाया। क्या बात करो, वहाँ थारे बीवी बच्चों होवे, तू पैसे भेजो तो थारी ड्यूटी पूरी हो जाए। ये पूरो गलत बात होवे। मारे को देख, बिन ब्याहे काई रह गयो। वो चाहो तो मेरे को पढ़ उसके बायो ने जबरदस्ती भी उसका ब्याह किसी और से कर दियो। मेरे साथों उसो का ब्याह होता तो हम उसो को अपनी बगलों में दबाए घूमो रहो। कर्मपाल मुस्कुरा पड़ा। बाकेलाल राठौर हौले से हंसा। तू गुरदासपुर को भूलेगा नहीं? कर्मपाल सिंह बोला। ना ही, इस जन्म में तो गुरदासपुर ना भूल सकूं। वहाँ मारी वो रहो। मालूम नहीं कितने बच्चों को जन हो अभी तक, पर मारी जान तो उसी में बसो। बैठ कर में बैठ, खड़े क्यों हो गए? करमपाल सिंह बैठा। बाकेलाल राठौर भी अपनी कुर्सी पर बैठा। उसके विशाल टेबल का हॉल देखकर करमपाल सिंह कह उठा, बहुत व्यस्त लग रहे हो। मत पूछ कर में, थारे बाके का तो बुरा हाल होवे पड़े हो। बहुत काम हो गए। इतना बोझ क्यों सिर पर लेता है? तेरे को क्या कमी है? छोड़ इस काम। ना ही कर में, ये मत बोलना मारे को। कबो मत बोलना ये। वो थापर ठाकुर साहब है ना, ये सब कामों उन्हीं का होवे और वो हमारे माए बाप होवे। थारे को नहीं मालूम? जब हम भूखा होवे, एक रोटी कोई पेट में डालने को हमें ना दियो तो थापर साहब जी हमको संभालो, मारे को रोटी दियो। हम वो वक्त ना भूलो। मारे तो खून का कतरा कतरा थापर साहब का होवे। मारा तो इसे जन्म में कुछ ना होवे। एक बात बोलूँ कर में? बोल। थारा तो चिकना चिकना थोबड़ा मारे को अच्छा ना लगो। मूछे रखो, अकल बढ़ेगी। मारी मूछों को देखो, जितनी लंबी होवे उतनी लंबी मारी अकल होवे। कंपाल सिंह मुस्कुराया। बोल, कालो हो, ठंडो गरम? कुछ नहीं, कुछ नहीं। क्यों भाइयों, मारे से नाराजगी होवे का? कान पकड़ो का? करमपाल सिंह के चेहरे पर गंभीरता ठहरी। बाकेलाल राठौर ने गहरी निगाहों से उसे देखा। का हुआ, सब ठीक तो होवे? मेरे को बोल। बाके, तू एक बार बोला तो था कि देवराज चौहान को जानता है। करमपाल सिंह बोला। हाँ, पर थारे को उस खतरनाक बंदे से क्या काम? मेरे को बोल। कोई तेरे को तंग करे हो तो अभी बढ़ के रख दूंगो। बाकेलाल राठौर की निगाह कर्मपाल सिंह पर ही थी। ये बात नहीं, कर्मपाल सिंह बेचैनी से बोला। मेरी समस्या वही ठीक कर सकता है, क्योंकि वह डकैती करने में मास्टर है। रास्ता न होने पर भी वो रास्ता निकाल लेता है। और थारे को कहीं डकैती करवानी होवे? बाकेलाल राठौर की आंखें सिकुड़ी। ऐसे ही समझो, डकैती कह लो, चोरी कह लो, लेकिन ये काम सिर्फ जेवराज चौहान के बस का ही है, क्योंकि ये काम शंकर भाई की मान में जाकर करना है। शंकर भाई? वो अंडरवर्ल्ड का बदमाश होवे ना? हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। समझो, लफड़ा लंबो ही हो वो। भाई कर में, देवराज चौहान को जानो मिलो तो ज़रूर। उसों तक थापर साहब की पहुँच होवे। बहुत 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 ज़रूरी होवे तो थापर साहब को मोबाइल मारूँ का? जो भी करूँ, एक बार मुझे देवराज चौहान से मिलवा दो, उसका आता पता बता दो। बहुत ज़रूरी काम उससे। इसमें मैं जो चाहता हूँ सिर्फ वही कर सकता है। कमपाल सिंह अपने शब्दों पर जोर देकर कह उठा। अभी मिलवा दे मेरे को देवराज चौहान से। बाकेलाल राठौर के चेहरे पर सोच के भाव नाच रहे थे। ठीक हो, हम थारे सामने ही थापर साहब से बात हो। तभी दरवाज़ा खुला और रुस्तम राव ने भीतर प्रवेश किया। 16 वर्षीय रुस्तम राव, मासूम चेहरा, नीली सी आंखें, गोरा रंग,
देखने में इतना प्यारा कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये कितना बड़ा जालिम है। जो काम कोई ना कर पाए वो ये कर गुजरे। थापर का तैयार किया हुआ ऐसा पैनी धार वाला हथियार जिसकी कोई काट नहीं, जिसकी मासूमियत बड़े बड़ों को धोखा दे जाती है, जिसे आप मोना चौधरी एवं देवराज चौहान सीरीज़ के पूर्व प्रकाशित उपन्यास हमला एवं जालिम में मिल चुके हैं। सलाम बाप। प्रवेश करते ही वो बाकेलाल राठौर से बोला और जेब से कागज़ निकालकर उसकी तरफ बढ़ाया। ये थापर साहब ने भेजेला है, अकेले में पढ़ने का है। बाकेलाल राठौर ने कागज़ थामा और दूसरे हाथ से अपनी मूंछ को मेठा। ओ छोरे, थारे को कितनी बार कहूँ कि बिना ब्याह के मारे को बापो मत बना। हम अभी 125% कुंवारो हो, हम थारे से भी जवानो होवे। रुस्तम मुस्कुराया। बाप, अपन तो बच्चा है, अपने को परसेंट का मतलब क्या मालूम। वो तुम्हारा गुरदासपुर वाला है ना छोकरी, सारे परसेंट तो उसने गिन रखे होंगे, रुस्तम बोला। बाकेलाल राठौर ने मूंछ को और जोर से मेठा। छोरे, मैं जानूँ तू बाप का बाप है, खुद को बच्चा कहे और परसेंट वाला मजाक को मारे से करे। थारी टांग कभी तो मारे हाथों आयो, तब सारो परसेंट थारे को समझाइयो। लफड़ा नहीं मांगता बाप, चलेगा, कहकर रुस्तम जाने को हुआ। ओ छोरे रुको, रुस्तम ठिटका। यो मारा भाई जैसा होवे, कर्मपाल सिंह नाम है, घर में भी चलो। रुस्तम ने कर्मपाल सिंह पर निगाह मारी, फिर बाकेलाल राठौर को देखा। इसो को देवराज चौहान की ज़रूरत होवे, तू तो खूब जानो देवराज चौहान को, इसो को मिलवाई दो देवराज चौहान से, कहो तो थापड़ साहब की थारे सिफारिश ठुकवा दूँगा। रुस्तम की नीली आंखों में सतर्कता के भाव उभरे। उसने कर्मपाल सिंह को देखा। क्या काम पड़ेला देवराज चौहान से? रुस्तम का सर शांत था। खास काम है, आप उनसे बात कर। करमपाल सिंह ने बेचैनी से बाकेलाल राठौर को देखा। बाकी इसे कुछ भी बताने का फ़ायदा नहीं, सीधे देवराज चौहान से बात करना ठीक रहेगा। बाकेलाल राठौर ने गंभीरता से सिर हिलाया और रुस्तम पर निगाहें टिका दी। छोरे, तू इसे को देवराज चौहानों से बातों करवा दे। ये बोलता है तेरे को बातों बताकर कौन हो फ़ायदा नहीं होनो, तो समझ ले सच बोलो यो। रुस्तम के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। भरोसे का वेला ये का बात करो छोरे, मारे भाई जैसो हो गए, फिर भी यो गड़बड़ करो तो पट के रख दो। कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने मूंछ को ताव दिया। रुस्तम ने हौले से सिर हिलाया और कोट की जेब में हाथ डालकर मोबाइल फ़ोन निकाला और नंबर मिलाने लगा। कुछ ही पलों में बात हुई। उधर जगमोहन था। बाप, अपन बोला तेरा बच्चा रुस्तम। रुस्तम के चेहरे पर मुस्कान उभरी। बापों का बाप होवे, बाकेलाल बड़बड़ाया। खुद को बच्चा बोल के दूसरों को बेवकूफ़ बनावे। रुस्तम के कानों में जगमोहन की आवाज़ पड़ी। कैसे हो रुस्तम? तेरी छत्र छाया है बाप। कोई बात? हाँ, बाकेलाल राठौर के एक आदमी होइला है बाप, वो देवराज चौहान से बात करेला। देवराज चौहान है तो आपुन उसको तेरे पास लाएला क्या? रुस्तम बोला। ला मारे से बात करा। बाकेलाल राठौर ने उससे फ़ोन लेने के लिए हाथ बढ़ाया। क्या काम है? जगमोहन की आवाज़ रुस्तम के कानों में पड़ी। पूछेला बाप। या आपुन से नहीं बोला, बोला देवराज चौहान से ही बात करेला। बाकी तेरे से बात करना मांगता बाप, बात करके प्रोग्राम करेला। रुस्तम ने फ़ोन बाकेलाल राठौर को थमाया। हेलो, बाकेलाल राठौर बोला। कैसे हो बाके? जगमोहन का सर कानों में पड़ा। बढ़िया होवे, हम भी बढ़िया, मारे मूछो भी बढ़िया। थारा का हाल होवे? एकदम ठीक। उसो का हाल का होवे जो नशे वाली सिगरेट पियो? सोहनलाल? हाँ हाँ वही, सूखा सा पतला सा। मिलो कभी? मिलता रहता है। ठीक है, मारे को याद करोगी नहीं? बाकेलाल राठौर ने पुनः अपनी मूछ पर हाथ फेरा। नहीं, कभी जिक्र नहीं किया। ससुरों को दवा की ज़रूरत होवे तभी मारे को याद करो। मिलो तो उसको दवा हम दवा के दियो। बाकेलाल राठौर मुस्कुराकर बोला। कभी गुरदासपुर का चक्कर तो नहीं लगो? मारी वाली मिलो का? गुरदासपुर तो जाने का नहीं हुआ। जगमोहन के हंसने का सर भी साथ आया। कभी जाना हुआ भी तो मैं उसे कैसे पहचानूंगा? मैंने तो उसे कभी देखा नहीं। इसो की ज़रूरत ना पड़ो, जब वो थारे बगल में गुजरो तो मारी मूछों की महको उसके बदन से आयो तो वही मारी वो हो। बाकेलाल राठौर हंसा। जगमोहन के भी हंसने की आवाज़ आई। देवराज चौहान ठीक हो? बाकेलाल राठौर ने पूछा। हाँ, पास में होगा का? नहीं, 5 मिनट में आने वाला है। ठीक हो, यो जालिम छोरा मारे भाई जैसे बंदे को लायो। इसो की बात देवराज चौहान से भिड़वा दियो। चिंता मत करियो, यो हमारा खास हो, जैसा हम वैसा ही हो। ठीक है, रुस्तम के साथ भेज दो इसे। ओके भाइयों, अभी भेजू छोरे को। भाइयों, कहने के साथ ही बाकेलाल राठौर ने फ़ोन बंद करके रुस्तम की तरफ बढ़ाया। कर्मे को ले जाया देवराज चौहान के पास हो। थारी सिफारिशों की ज़रूरत ना पड़ो। रुस्तम ने फ़ोन पकड़कर मुस्कुराते हुए जेब में डाला। बाप, अपन बच्चा है, तेरे होते हुए अपन की कोई ज़रूरत नहीं। तू मेरे को खींचो, बाकेलाल राठौर ने तीखे स्वर में कहा। फिर कर्मपाल सिंह को देखा। कर में तो इस छोरे के साथ जा, इसो को छोटा ना समझोगे, अपना बाप समझियो। कर्मपाल सिंह उठ खड़ा हुआ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं जीत का ताज के दूसरे भाग में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।